दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार दबाव में और नतीजा ये है कि स्टॉक 8 रुपये से भी नीचे आ गया है। क्या स्टॉक में अभी भी और गिरावट की संभावना बनी हुई है? सबसे जो बड़ी बात है कि वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रहा है कंपनी को फिर से पुरानी अपनी हाई पे लाने के लिए, लेकिन कामयाबी मिल नहीं पा रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि लगातार फंड रेज किया जा रहा है, बहुत कर्ज का पहाड़ लगा हुआ है, उसको कम करना है, सरकार का सपोर्ट पूरा मिल रहा है। क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय फिर से सर्वाइव कर जाएगा? क्योंकि अभी 5G सर्विस तो दूर है, 4G ही पूरे इंडिया में इन्होंने लागू नहीं कर पाए और बहुत पीछे रह गए। और दूसरी तरफ तो टैरिफ हाइक होने की वजह से जो कस्टमर है वो भी BSNL की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में क्या है आगे की संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही सुबह निगेटिव हुई 8.02 पर। कल क्लोजिंग 8.03 के आसपास थी, हल्की सी गिरावट के साथ शुरुआत हुई। इंट्राडे में 8.03 का हाई बना, यानी कल के लेवल के आसपास स्टॉक पहुंचा, लेकिन तेजी बन नहीं पाई। वहां से गिरावट का संभावना बनी और 7.86 का इंट्राडे का लो बनाया। इस समय स्टॉक अपने निचले लेवल के आसपास है। ये देख सकते हो कि 7.88 पर ट्रेड कर रहा है, 1.87% की गिरावट है। तो स्टॉक दबाव में है क्योंकि बाजार में भी नरमी का वातावरण है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे पिछले दिनों 28 नवंबर तक काफ़ी अच्छा दौड़ा और इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो 8.67 तक गया। उसके बाद 3 ट्रेडिंग में लगातार गिरावट हुई, 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक लगातार स्टॉक में गिरावट हुई। नतीजा ये रहा कि स्टॉक आ गया 8.21 पर। उसके बाद एक दिन 4 दिसंबर को आप देखें तो इसमें तेजी फिर बनी, 8.42 तक स्टॉक आया। फिर 5 दिसंबर को गिरा, स्टॉक 8.08 के आसपास आया। उसके बाद 6 दिसंबर को एक बार फिर तेजी बनी, स्टॉक 8.12 के आसपास आया, यानी सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट हो रही है और नतीजा ये है कि इंट्राडे में आज 8 के स्तर को भी तोड़ा इसने। तो वीकनेस जारी है। अभी देख सकते हो पिछले दिनों की जो शानदार तेजी के बाद स्टॉक दबाव में आया। अब यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि FPO के माध्यम से जो कंपनी अपनी इक्विटी देगी, और ये देख सकते हो कि 11.25 पर शेयर के हिसाब से इक्विटी जारी की जा रही है। ये देख सकते हो कि 39% प्रीमियम पे करंट प्राइस से, तो 11 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इक्विटी जारी की जा रही है FPO के माध्यम से, तो प्रमोटर ग्रुप से ही है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे इसके माध्यम से करीब 1280 करोड़ रुपए की जो रुपीज़ का जो शेयर है वो ओमेगा टेलीकॉम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए जा रहे, और 700 करोड़ जो है वो उषा मार्टिन टेलीमेटिक्स लिमिटेड को जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, दोनों ही वोडाफोन ग्रुप की ही सब कंपनियां हैं, प्रमोटर ग्रुप से आती है, और ये दोनों हैं यहाँ पे अपनी स्टेक बढ़ा के यहाँ पे इसके बदले में पैसे जो है लगा रहे। तो ओमेगा टेलीकॉम की होल्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे आपको 0.40% दिखाई देगी, और ये देख सकते हो उसमें उषा मार्टिन की जो स्टेक है वो 0.13% है। तो इस डील के बाद ये होल्डिंग और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो प्रमोटर ग्रुप ने ही पैसे लगाए, तो ये एक अच्छी बात है। और जो करंट प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस पे इन्होंने शेयर खरीदे, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उनको भी भरोसा है कि जो 11 रुपीज़ है वो फेयर वैल्यू इसकी। तो 8 रुपये के आसपास स्टॉक है, उन्होंने 3 रुपये ऊपर में खरीदारी की है। दूसरी तरफ देखें तो जो वोडाफोन PLC ग्रुप ने फैसला किया है वो इंडस टावर की पूरी जो हिस्सेदारी है 3% की, उसको बेचेंगे बल्क डील के माध्यम से, और उससे करीब $101 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है उनका मिलेगा, फंड मिलेगा, यानी करीब 856 करोड़ का। उससे वो अपना जो कर्ज है, देख सकते इंडस टावर में भी काफ़ी बड़ा कर्ज है, उसको चुकाएंगे, और बाकी का जो पैसा बचेगा उसे वोडाफोन आइडिया इंडिया के अंदर उसमें निवेश करेंगे, उससे कारोबार को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब वो पूरी तरह से देखें तो ये इंडस टावर से बाहर निकल रहे हैं, इंडस टावर में अब इनका हिस्सा नहीं रहेगा। तो अब इंडस टावर है जो पूरी तरह से अब भारतीय एयरटेल का सब्सिडीज कंपनी बन जाएगी, इसमें हिस्सा सिर्फ भारतीय एयरटेल का ही रहेगा और वोडाफोन इसमें से बाहर निकल जाएंगे। अभी सितंबर मंथ में ही देखें तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से देखें तो करीब 7,176 करोड़ का लॉस बताया गया है, और ये देखो कि अब पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 8,738 करोड़ के आसपास था। तो लास्ट जो है जो लॉस कम करने की कोशिश की जा रही है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, TRAI की तरफ से जो मैसेज ट्रेसिबिलिटी नियम लागू कर दिया गया है। देश के 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स को इसका फ़ायदा मिलने वाला है।
तो देख लो कि दूरसंचार नियामक ने एसएमएस के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए इस नियम की सिफारिश की थी। पहले ये नियम 1 नवंबर को लागू किया जाना था, लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मांग पर यानी टीआरआई ने इसकी डेडलाइन को 1 महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया। तो स्टेक होल्डर की पूरी तैयारी नहीं होने की वजह से इसकी डेडलाइन को एक बार फिर से बढ़ाकर 10 दिसंबर तक कर दिया गया था। आखिरकार 11 दिसंबर से यह नियम लागू हो गया है और ये देख सकते हो कि इसका असर 120 करोड़ जो मोबाइल यूजर है इंडिया के, उनके ऊपर पड़ने वाला है। तो जैसा कि नाम से साफ है, मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम में यूजर के मोबाइल पर आने वाले मैसेज के सेंडर को ट्रेस करना यानी पता लगाना, इससे आसानी हो जाएगी कि किसने इनको मैसेज किया है। हैकर्स द्वारा भेजे जाने वाले फर्जी कमर्शियल मैसेज यूजर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, पहले ही वो ब्लॉक हो जाएंगे, उसको नेटवर्क लेवल पर ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस तरह से यूजर्स के साथ फ्रॉड होने का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। साथ ही मैसेज भेजने वाले सेंडर को ट्रेस किया जा सकता है। दूरसंचार नियामक ने नए मैंडेट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को यूजर के नंबर पर आने वाले किसी भी मैसेज के कंप्लीट चेन के बारे में पता होना चाहिए। तो मैसेज किसने भेजा है उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, ताकि जो फ्रॉड किया भी अगर होगा तो उससे रिकवरी की जा सकती है। पहले दूरसंचार नियामक ने अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन के लिए नियम लागू कर दिया था, जिसमें किसी भी अनवेरीफाइड सोर्स से आने वाले उन मैसेज को ब्लॉक किया जाएगा जिनमें कोई यूआरएल या एपीके फाइल का आदि का लिंक होगा। साथ ही बिना वेरीफाइड नंबर आने वाले कमर्शियल कॉल को भी नेटवर्क के लेवल पर ही रोक दिया जाएगा। इस तरह से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी। भारतीय एजेंसियों द्वारा फ्रॉड को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन फ्रॉड के मामले में अभी लगातार बढ़ ही रहे, कम नहीं हो पा रहे। हैकर्स लगातार नए तरीकों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते रहते हैं। हाल में ही एक रिपोर्ट की माने तो भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले 3000% तक बढ़ गए हैं। तो पिछले दिनों दूरसंचार नियामक ने आधिकारिक तौर पर यह बताया था कि मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम लागू होने की वजह से यूजर के मोबाइल पर आने वाले ओटीपी मिलने में किसी तरह की देरी नहीं होगी। इसे बस एक मिस कम्युनिकेशन बताया। हालांकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ये दलील थी कि भारत के ज़्यादातर टेलीकॉम मार्केटर्स और बिजनेस एंटिटी जैसे कि बैंक अभी नए नियम के लिए पूरी तरह से और पूरी तकनीक से तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इस नियम के लागू होने में अभी असर पड़ सकता है, निगेटिव असर भी पड़ सकता है। इसी वजह से नियामक ने चारों टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल की मांग पर नियम लागू करने में देरी की थी। तो ये नया मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम लागू होने से 95% मैसेज बिना किसी देरी के मोबाइल यूजर्स को डिलीवर हो रहे। केवल 5% ही ऐसे मैसेज जिन पर इसका असर होगा। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में 5% मैसेज भी आसानी से डिलीवर हो पाएंगे। तो दूरसंचार नियामक ने इसको मॉनिटर किया है, मैसेज लगातार मॉनिटर किए जा रहे। तो मैसेज ट्रांसबिलिटी लाने का मकसद स्पैम को पूरी तरह से रोकना है। यूजर तक पहुंचने वाले कमर्शियल मैसेज की भी पूरी चेन की जानकारी पता होनी चाहिए। तो कुल मिला के अब जो फ्रॉड होते थे, साइबर फ्रॉड, वो रुकेंगे। सरकार का ये जो पहल है ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लगातार लोगों को ओटीपी के माध्यम से लूटा जा रहा था। तो ट्राई के मुताबिक 30 नवंबर तक 27,000 प्रिंसिपल एंटिटी यानी पीएनए मैसेज ट्रांसबिलिटी चेन के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ खुद को रजिस्टर कर लिया है। बाकी के भी रजिस्ट्रेशन के लिए भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, यानी जितनी कंपनियां वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे ताकि आसानी से जो भी उनके मैसेज वो पहुँच पाए जिनको देने हैं। तो अभी फ़िलहाल डेटा तो शेयर नहीं किया है, लेकिन एक बहुत बड़ी एक तरह से देखा तो दिक्कत से बाहर निकलने की संभावना बनी हुई है। तो इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक भारत में डेली 1.5 से लेके 1.7 बिलियन कमर्शियल मैसेज डेली लेवल पर करोड़ों यूजर्स को भेजे जाते हैं। नए नियम लागू होने के बाद सिक्योर और रजिस्टर्ड एंटिटी के मैसेज यूजर्स को मिलने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि अनरजिस्टर्ड जो एंटिटी के मैसेज होंगे वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ताकि फिर से किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, लोगों को रिस्क ना हो। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।